के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात होगी हरियाणा की। हरियाणा में नायब सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और अब से थोड़ी देर के बाद वोटिंग भी होनी है। नंबर्स की बात करें तो इस लिहाज से नायब सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जेजेपी के लिए टेंशन की तस्वीर जरूर सामने आई जब पार्टी के 4 विधायकों ने दुष्यंत के खिलाफ बगावत कर दी। कल जेजेपी गठबंधन से बाहर हुई। आज जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के समर्थन में विधानसभा पहुंच गए। अब ये 5 है या 4, इसे हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं। सत्र की शुरू होने से पहले दुष्यंत चौटाला ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को विधानसभा में गैर मौजूद रहने के लिए कहा था। आमतौर पर व्हिप सदन में जारी होने के लिए जारी होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अमूमन आपने देखा है कि कोई भी पार्टी व्हिप जारी करती है और कहती है कि आपको सदन में अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ रहना है, टोटल स्ट्रेंथ के साथ रहना है, लेकिन ये उल्टा था। जेजेपी ने विधानसभा में नहीं आने के लिए व्हिप जारी किया। इसके बावजूद 5 विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं और वो 5 विधायक कौन हैं, उनके नाम भी इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। वो 5 विधायक अब क्या करना चाहते हैं, वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और अगर वो ये कार्रवाई करेंगे तो कहीं ये उन्हें बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अपने ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन पहले बात हम करेंगे बीजेपी के इस पैटर्न की भी। बीजेपी जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलती है, लेकिन पहले आप देखिए दुष्यंत चौटाला के बागी विधायक जो आप देख रहे हैं, इसमें देवेंद्र बबली है, ईश्वर सिंह है, राजकुमार गौतम है और योगीराम सिहाग है। ये वो 4 चेहरे हैं हर्षवर्धन जी जो दिखाई दिए आज विधानसभा में। दुष्यंत चौटाला ने व्हिप जारी किया, इस व्हिप का उल्लंघन किया। दुष्यंत चौटाला के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल होती जा रही है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर चुनावों में भी तो जाना है। नहीं, दुष्यंत चौटाला के लिए मुझे लगता है कि सबसे कठिन स्थिति हो गई। अभी जिस तरह की राजनीति है उसमें दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा मुश्किल है कि क्या स्टैंड वो ले, रुख नहीं समझ पा रहे। और मुझे ये कई बार लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठजोड़ टूटा है, कहीं तो इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग भी है। कोई बहुत तीखापन नहीं है, कोई एक दूसरे से बहुत झगड़ा नहीं कर रहे। हाँ, अब जरूर है जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी ही जाती हुई दिखेगी तो अब भले कुछ करे, लेकिन लगता है कि जैसे दोनों को ये समझ में आ गया कि दोनों के एक दूसरे के साथ रहने से लोकसभा में कुछ मिलने वाला नहीं। जो 2 लोकसभा की सीटें दुष्यंत चौटाला मांग रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी भला क्यों देती, उसके 10 के 10 सांसद थे तो वो देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अब अगर देखें तो जो हरियाणा की स्थिति बन रही है, ओबीसी की अगुवाई में गैर जाट राजनीति को पुख्ता करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मुझे लगता है कि ये अलग से, जिसको कहते हैं ना कि अलग से इसको रख के दिखाना चाहिए इस खबर को। अनिल विज ने जो बोला है वो सबको सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ताकत, बहुत चीजें बताई जाती हैं, बहुत कुछ कही जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस व्यक्ति निर्माण की बात करता है, जो वो कहता है कि हम किसी व्यक्ति को तैयार करते हैं तो कैसे वो दूसरी चीजों से अपने आप को किनारे कर लेता है। अनिल विज लगातार विद्यार्थी परिषद के समय से रहे, संघ में रहे, विश्व हिंदू परिषद में रहे, कोई संघ का अनुषंगिक संगठन नहीं रहा जहां उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया हो। यहां वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। कल नाराज होकर बैठक से बाहर निकले थे। बीच में लगा कि कुछ नाराजगी हो जाएगी, एक्स होम मिनिस्टर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिख दिया। और आज क्या बोले, कितना भी नाराज हो जाऊं मैं तो भाजपा का भक्त हूं। जब लोग कहते हैं कि पार्टी में आना जाना और दूसरी चीजें, तो अनिल विज जैसे लोग, और मैं फिर से कहूंगा, ये संघ के संस्कार की जो ताकत है, इससे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरी नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो चाहे राजनीतिक समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो या आंतरिक द्वंद्व हो, उससे वो उबर कर बाहर आ जाती है। अब दुष्यंत चौटाला को यहां तय करना है कि वो अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर क्या करते हैं। अगर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हुई तो उनकी फिर रणनीति क्या होगी, और अगर ये 4-5 विधायक आ रहे हैं तो क्या इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि अगर वो गैर हाजिर रह जाएंगे तो अपने आप स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सरकार तो आसानी से बच रही है। सरकार तो वैसे पहले भी बच ही रही थी, कोई उसमें भी दिक्कत की बात नहीं थी। निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, गोपाल कांडा का समर्थन था बीजेपी को, समस्या वहां नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी के अंदर क्या अब एक का टोन ये सेट किया गया है, समीर जी, इस पर मैं आपके पास आ रही हूं, कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी चेहरा सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठेगा, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये आप हरियाणा के कंटेक्स्ट में देख लें,
जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में होते हुए देखा, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदल दिया, जबकि उनको लेकर कोई नाराजगी नहीं थी। जीत जबरदस्त आई, लेकिन इसके बावजूद सीएम फेस बदला गया। वसुंधरा राजे नहीं बनी, भजनलाल शर्मा बन गए। अब क्या एक ये मैसेज चला गया है बीजेपी में? देखिए, शिवराज का मामला अलग है। शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ 2 बार के मुख्यमंत्री नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल रहा, मतलब नरेंद्र मोदी से भी कार्यकाल उनका ज्यादा रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ 2 बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरा टर्म नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की पद्धति नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि राज्य के लिए उसकी जरूरत है, अगर वो उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश के तो आदित्य योगीनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? मुझे लगता है इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं लेती। जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहां पर चुनावी रणनीति के हिसाब से मुख्यमंत्री बदलना है, कोई नया नेतृत्व लेके आना है, और मुख्यमंत्री का प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद अब उसे सेंट्रल स्टेज पर लेके आना है, बड़ी जिम्मेदारी देना है, चाहे फिर वो संगठन में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी वो निर्णय लेती है। ऐसे कई उदाहरण है कि राज्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें केंद्र में लेकर आई है। आप देखिए, विजय रूपाणी की पूरी कैबिनेट से इस्तीफा हो गया था, विजय रूपाणी को फिर पंजाब का प्रभारी बनाकर दिल्ली में लेकर आए। नहीं, लेकिन सर आप प्रभारी और सीएम की तुलना तो नहीं कर सकते हैं ना। आप किसी सांसद की 543 सांसद होते हैं, किसी सांसद की और सीएम की तुलना तो नहीं हो सकती ना। लेकिन पार्टी इसमें एक तो चीज है ना कि मान लीजिए जैसे, और ये बात हम लोग चर्चा में भी कहते हैं, मान लीजिए किसी को पहली बार टिकट मिला, अब पहली बार टिकट मिला, वो विधायक बन गया, ये सांसद बन गया, उसके साथ उस वक्त जाने कितने लोग उसी तरह के कार्यकर्ता, उसी तरह के नेता थे। 2 बार बन गया, कहे अब तो 2 बार का विधायक है, कैसे काटे, 5 बार बन गया, तो यही तो परिवारवाद को जन्म देता है ना। नरेंद्र मोदी जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसको मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्ता में सीधे प्रतिनिधित्व देना, यानी कोई विधायक है 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, क्यों रहना चाहिए भाई? आप तो कहते हैं समाज सेवा के लिए आते हैं। और ऐसे ही किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जरूरी नहीं कि उसके खिलाफ जब गुस्सा आ जाए, जनता कहे कि अरे नहीं, इसको उखाड़ के हम बाहर फेंक देंगे, तभी उसको किया जाए। मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी ने ये कमाल का, और ये पूरी तरह से संघ प्रचारक के लक्षण है। संघ प्रचारक को भी अगर संघ दूसरे लोगों को नहीं जोड़ता, नए लोगों को नहीं जोड़ता, तो क्या आपको लगता है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा सामाजिक संगठन बन पाता? क्या आपको लगता है कि आज उसकी जो स्थिति है कि जो समाज के लगभग हर क्षेत्र में संघ से निकले हुए लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, और हर कोई राजनीति थोड़ी नहीं करना चाहता है, लेकिन लगता है कि हाँ राजनीति में बहुत से लोग हैं, वहां जो लोग हैं उनको हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, तो 2 बार करके कोई फॉर्मूला मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक समय के बाद पार्टी तय करती है कि अब किसी और को यह प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो इसका मतलब तो फिर मैं ये समझू अश्विनी जी कि मतलब कोई कन्वेंशनल सेट पैटर्न नहीं है क्या? इसका अर्थ ये निकाला जाए? जो अभी तक दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि चाहे आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान के चुनाव में देख लीजिए, या यूपी के चुनाव में देख लीजिए, या अभी जो लेटेस्ट हुआ है डेवलपमेंट, इसको देख लीजिए, तो ऐसे लगता नहीं है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम लोग सामान्य तरीके से जिस तरीके से सोचते हैं, वो ऊपर बैठे लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। हमारी उनकी सोच में बहुत अंतर है। वो शायद 5 साल बाद की क्या रिक्वायरमेंट है, शायद उसको भी भांप लेते हैं। जैसे कि हुआ है सिलेक्शन, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश या राजस्थान में हुआ है, तो ऐसे भी लगता है कि शायद वो फ्यूचर प्लानिंग करके भी कुछ चल रहे हैं कि हमको क्या चलना है। कई बार जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य क्या है वो तो स्वाभाविक सी बात है, अगले 5 साल 10 साल में दिखाई पड़ेगा क्या है। लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं, हमें तो कई बार लगता है जो इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रहे हैं शायद उसी की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसी की तरफ जा रहे हैं। और जो बाकी के अलायंस है जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं, और इंडिया अलायंस में जो सिचुएशन है कि भाई मुलायम सिंह के पहले अध्यक्ष थे, पार्टी अध्यक्ष, फिर अखिलेश यादव बने, फिर डिम्पल यादव बनेंगी, कल को अखिलेश का हो सकता है बेटा या बेटी बन जाए, उधर स्टालिन परिवार में ही कोई अध्यक्ष बनेगा, सोरेन परिवार का ही कोई अध्यक्ष बनेगा, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी की पत्नी बनेंगे अध्यक्ष, या केजरीवाल जी का बेटा या बेटी कोई अध्यक्ष बनेगा, या बाकी अब्दुल्ला की पार्टी में केवल अब्दुल्ला परिवार का ही कोई अध्यक्ष बनेगा। तो ये जो सेट पे आप 2 इस समय धुरी बन चुकी हैं भारत में, एक है एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। एनडीए में आपको जितनी पॉलिटिकल पार्टियां मिलेंगी वो ज्यादातर ऐसी हैं, खासतौर पे बीजेपी, जहां पे ऐसा कोई वो नहीं है कौन कब क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन अध्यक्ष होगा, किसी को नहीं पता। नहीं, तब तो मैं क्या पूछूं फिर? तो समीर जी मैं पूछूं कि मुख्यमंत्री
किन आधार पर चुना जाता है? उसके पास एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है? उसने कभी संघ में काम किया है या कभी उसने एबीवीपी की टीम में काम किया है, या फिर उसे ग्राउंड पर संघर्ष करने का कोई आइडिया है, या वो कास्ट इक्वेशन में सही बैठता है? बीजेपी का फॉर्मूला क्या है सीएम चुनने का? देखिए, मुझे लग रहा है 2000 पहले तक के भारतीय जनता पार्टी का जो आप फॉर्मूला देखोगे वो बहुत सेट पैटर्न में हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिस दिशा में और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेकर जा रहे हैं, और आज सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, 10 करोड़ से ज्यादा उसके सदस्य हैं, देश के ज्यादातर राज्यों में उसके 60% राज्यों में उसकी सरकार है, और जिस तरीके से चुनते हैं आप देखिए, असम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जो कांग्रेस से आए थे, उनका तो कोई संघ का आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं था। जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसके आने से राजनीतिक रूप से हमें उस राज्य के अंदर बेनिफिट होगा, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नायब सिंह सैनी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार हम उन्हें सुन लेते हैं। आप इस बात को जान भी सकते हैं, मेरे ख्याल से जो वहां लोग बैठे थे 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा किया भी हमारे घर के अंदर नौकरी लगी है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगी है। वहां पर हाथ खड़ा किया, मुझे खुशी हुई उस बात की। और फिर एक और बात कही आगे, हमारी बहन कह रही हैं कि क्या किया है। देखिए, जब ट्रांसपेरेंसी आती है, माननीय अध्यक्ष जी अगर कोई ट्रांसपेरेंसी करता है उसका उदाहरण भी प्रस्तुत होता है। बहन जी के घर के अंदर भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार आया है, रोजगार आया, बिना पर्ची के आया है। नहीं, मेहरबानी नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है। नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी है। तो जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है हम आपको दोबारा विधानसभा ले चलेंगे, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। आज ममता बनर्जी के भाई बबून ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। हावड़ा सीट से प्रसून बनर्जी को टिकट दिए जाने का उन्होंने विरोध किया है। अब ममता बनर्जी का भी अपने भाई बबून पर रिएक्शन सामने आया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अब उनका और उनके परिवार का बबून से कोई रिश्ता नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने भाई बबून से रिश्ता तोड़ लिया है। আমাদের প্রায় 32 জন মেম্বার আছে পরিবারে, আমাদের কেউ কিন্তু এরকম নয়। এটাতে সবাই খুব ক্ষুব্ধ এবং আমি সরাসরি বলছি, বড় হলে অনেকের লোভ একটু বেশি বেড়ে যায়। পরিবারটাকে বাদ দিয়ে যে যার খেলা খেলে, আমার পরিবারের ও কোনো মেম্বার বলে আমি মনে করি না। আজ থেকে আমি সব সম্পর্ক, শুধু আমি নই, আমাদের রক্ষের পরিবারেরও যারা আছে, মামাটি মানুষের পরিবারেরও যারা আছে, সমস্ত সম্পর্ক ওর সাথে ছেদ হয়ে গেল। আজ থেকে কোনো রিলেশন আমার ভাই হিসেবে কেউ পরিচয় দেবেন না। ইন্ডিভিজুয়াল নাগরিক হিসেবে আপনারা কেউ কারো পরিচয় দিতেই পারেন, সেটা আলাদা ব্যাপার। তো প্লিজ দয়া করে আমার নামটা ইউজ করবেন না, বিকজ আমি টোটাল ডিসঅ্যাসোসিয়েট করে দিয়েছি আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং, নো রিলেশন। সুতরাং আমাদের দল যাকে প্রার্থী করেছে তিনিই আমাদের প্রার্থী। প্রসূন ব্যানার্জি একজন অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি, মনে রাখতে হবে। প্রসূন ব্যানার্জি দাঁড়ান। देखिए, पूरा बयान तो उनका बंगाली में था। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए हैं। जो बात हम समझ पाए मनीष, वो ये कह रही है कि उनका उनके भाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, अब कोई रिश्ते नातेदारी नहीं है। क्या कह रही थी ममता बनर्जी? हाँ देखिए, बिल्कुल सुबह ही बबून बनर्जी ने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान बताया कि वो नाराज़ क्यों हैं। प्रसून बनर्जी को टिकट दिया गया हावड़ा से, इस वजह से वो नाराज़ हैं। लगभग 2 घंटे के अंदर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कह दिया है कि वो अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। उन्होंने बाकायदा बंगाली में ये बोला है कि जब किसी व्यक्ति का कद बढ़ता है तो उसके लालच भी बढ़ जाती है। उनके घर में 32 मेंबर हैं, लेकिन 32 मेंबर में किसी ने भी कभी इस तरीके की हरकत नहीं की है। जब से उन्होंने पार्टी बनाई है माँ माटी मानुष के तहत, करोड़ों करोड़ लोग उनसे मिलते हैं, उनका पूरा घर है वो पार्टी, लेकिन इस तरीके की हरकत उनके परिवार में किसी ने नहीं की है। लिहाजा अब आगे से वो, उनका जो 32 लोगों का पूरा परिवार है, वो बबून बनर्जी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। उनका नाम बबून बनर्जी से नहीं जोड़ना चाहिए और वो अपने भाई से पूरी तरीके से नाता तोड़ रही हैं। क्यों? उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि बबून बनर्जी ने जो हावड़ा से प्रसून बनर्जी को जो टिकट दिया गया है उससे खिलाफत की थी।
नहीं, लेकिन ये जो बगावत की गई है उसमें वो कह रहे हैं कि वो सही विकल्प नहीं है। इसके अलावा भी कई सक्षम उम्मीदवार थे जिन्हें नजरअंदाज किया है। तो क्या कोई कैंडिडेट का नाम उन्होंने भी सजेस्ट किया था जिसे इग्नोर किया गया? नहीं, देखिए जो ममता बनर्जी का जो इशारा है वो इस तरफ है कि कहीं ना कहीं बबून बनर्जी खुद चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अंदर खाने से खबरें आई थी वो अभी कहते कि मैं कह रहे थे बबून बनर्जी कि मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता हूं। तो वो ये इशारा कर रही हैं कि जब किसी का कद बढ़ता है तो लालची हो जाता है, लिहाजा वो चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे। दूसरी बात, उन्होंने तमाम नेताओं के नाम गिनाए, राजीव बनर्जी हों या अन्य लोग हों। उन्होंने कहा कि मोहन बगान टीम के वो चूंकि एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और प्रसून बनर्जी भी जुड़े हुए हैं, और इससे पहले उन दोनों के बिल्कुल प्रसून बनर्जी के खिलाफ जो बबून ने एक बयान दिया है मैं वो पढ़ रही हूं। उन्होंने कहा कि प्रसून ने मेरा जो अपमान किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूं। खैर, हम एक बार बहुत शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा विधानसभा आपको लिए चलते हैं जहां इस वक्त बहुमत परीक्षण हो रहा है, वोटिंग हो रही है। तथ्यान्वेषी समिति द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री करतार सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठकें दिनांकित 15 तथा 18 दिसंबर 2023 में उल्लेखित चर्चा की गई सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि वास्तव में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाणा मंडी जींद के अभी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी आई नहीं। अभी अचानक ये पतन था कि सेशन अब होगा, अभी तो नहीं, यही तो हम दिल्ली भगत है। रिपोर्ट आ गई फिर भी ये पेश करने नहीं, अभी हमारे पास फिर भी आप जब नहीं अभी अपने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ध्वनि मत से नायब सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये होना ही था, इसमें कोई तो राय नहीं कि उनके पास नंबर्स पूरे थे, उनके पास बहुमत था। बस आज परीक्षण करने की एक फॉर्मेलिटी भर आप इसे कह सकते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इसका भी कानूनी पहलू है, ये भी आवश्यक था। और इस ध्वनि मत के साथ नायब सरकार बन गई है। एक छोटा सा ब्रेक, कहानी कुर्सी की में लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।